क्योंकि आपके पास केवल द्रव वन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो केवल और केवल वाष्प बनती है द्रव वन की। दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे नीट और जेई की पढ़ाई लगभग सेम सेम होती है, कंसेप्ट सेम होते हैं, टॉपिक सेम होते हैं, बट अगर नीट क्लियर करते हैं तो आप मेडिकल में जाते हैं, और जेई क्लियर करते हैं तो आप इंजीनियरिंग में जाते हैं। मैं उसको एक सिंपल नाम दे रहा हूँ, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि ना हम आकर्षण बोल रहे हैं ना हम प्रतिकर्षण, हम बस ये बोल रहे हैं कि वो आपस में जैसे भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, तो वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है और वॉइस एकदम परफेक्ट आ रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन, गुड। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। राउल्ट का नियम हम लोग पढ़ रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो पुट ऑन द हेडिंग, अगर आपने पहले से लिख रखा है तो कोई बात नहीं, हम राउल्ट के नियम से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। ध्यान से सीखना। कल हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था, आज उसको काफ़ी हद तक हम पढ़ेंगे, हो जाएगा फिनिश वैसे आज, है ना। राउल्ट का नियम हम अच्छे से पढ़ लेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राउल्ट का नियम किसके लिए लगता है वो आपको पता होना चाहिए। दोज हु आर हैविंग द ग्रंथशाला विद देम, लेट मी टेल यू द पेज नंबर। द पेज नंबर is 1.22 in the Granthshala. 1.22. ओके, तो सबसे पहली चीज जो आप सभी को दिमाग में रखनी होगी वो ये है कि राउल्ट का नियम किसके लिए लगता है। राउल्ट का नियम लगता है द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए, और ऐसे विलयन जो वाष्पशील हों, मतलब दोनों उड़ सकें, और दूसरी चीज दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई रिएक्शन ना करें। क्योंकि बेटा देखो, अगर ये आपस में कोई रिएक्शन करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं वो आगे आप पढ़ोगे, बट यहाँ पर जो स्थिति है ये दोनों आपस में रिएक्शन किसी भी हालत में नहीं करते हैं, है ना। तो उस चीज़ को लेके फ्री रहना है माइंड से। ओके, कमेंट मैंने ऑफ कर दिया, आप लोग परेशान नहीं होंगे अब। नाउ सी, मान लो आपने द्रव वन लिया, द्रव वन आपका है, इसमें केवल द्रव वन है और कुछ भी नहीं है। आपने ऐसे कवर कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, द्रव वन है, थोड़ी बहुत वायु है, अब इसकी वाष्प बनना स्टार्ट होगी। तो द्रव वन की वाष्प बनना स्टार्ट होती है। क्योंकि आपके पास केवल द्रव वन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो केवल और केवल वाष्प बनती है द्रव वन की। तो यहां पर जो वाष्प बनेगी, साम्यावस्था के ऊपर ये वाष्प ऐसे दाब लगाएगी। ये जो भी दाब लगा रही है उसको अपन बोलेंगे P1 नॉट, और P1 नॉट क्या कहलाएगा, जैसे कि आपने कल पढ़ा था, ये कहलाएगा शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब। राइट, परफेक्ट। सिमिलरली, मान लो आपने एक दूसरा विलयन के बारे में विचार किया, ये एक दूसरा विलयन है, इसमें एक दूसरा विलयन भरा हुआ है, लेट अस सपोज द्रव दो भरा हुआ है, और हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। गॉट इट। अब क्या हो रहा है बेटा, द्रव दो अकेला ही तो है, उसके अलावा तो कोई है नहीं, तो वो उड़ना शुरू करेगा। तो जैसे ही आपका द्रव दो उड़ना शुरू करेगा, उसकी वाष्प बनेगी। वो वाष्प इस द्रव दो की सतह पर दाब लगाएगी, उसे अपन बेसिकली P2 नॉट कहते हैं। और P2 नॉट क्या होता है, P2 नॉट आपका होता है द्रव दो का वाष्प दाब। वेरी गुड। और क्योंकि द्रव दो अकेला ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो हम यहां पर जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं शुद्ध द्रव दो का वाष्प दाब। केवल शुद्ध द्रव दो है। गॉट इट, यहां तक ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो अब अगर आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो आपने एक ऐसा बंद पात्र लिया जिस बंद पात्र में आपने दोनों को मिक्स कर दिया। हमारा ये वाला विलयन भी है इसके अंदर, ये मतलब ये वाला द्रव भी है, और हमारा दूसरा वाला द्रव भी है। पॉइंट यहां पर यह आता है कि दोनों द्रव आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे मिले कि बराबर मात्रा में घुल गए। जैसे अपन अल्कोहल और जल को घोलते हैं तो बराबर मात्रा में घुल जाता है, हर जगह संगठन एक समान होता है, बिल्कुल उस तरीके से घुल गए। कहने का मतलब यहां पर एक विलयन बन गया। और ये विलयन किससे बनाया अपन ने,
ये विलयन अपन ने बनाया द्रव 1 से प्लस द्रव 2 से, तो यहाँ पर एक विलयन बन गया जो द्रव 1 प्लस द्रव 2 से बन करके तैयार हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर सोचना चाह रहे हैं हम, तो सर देखो द्रव 1 भी वाष्पशील है, मतलब वो भी उड़ सकता है, द्रव 2 भी वाष्पशील है, वो भी उड़ सकता है, तो अब द्रव 1 भी उड़ेगा और अब द्रव 2 भी उड़ेगा। अब जब साम्यावस्था आएगी तो द्रव 1 का जो वाष्प बनी है वो भी दाब लगाएगी, तो द्रव 1 की वाष्प जो दाब लगा रही है उसको अपन यहां पे कहेंगे P1। तो P1 क्या होगा? P1 होगा द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब। यहां आंशिक शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहां पे अकेला द्रव 1 नहीं है ना, द्रव 1 भी है 2 भी है, दोनों है, तो उस वाष्प दाब में जो द्रव 1 का अंश है उसको अपन बोल रहे हैं उसका आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, राइट। P2 के लिए कैसे लिखेंगे? द्रव 2 का, हाँ दूसरा द्रव है तो दूसरा द्रव की वाष्प बनी है वो भी दाब लगा रही होगी, तो वो जो दाब लगा रही है उसको अपन P2 कह सकते हैं। तो P2 क्या होगा? द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब, जस्ट लाइक दिस। अब कल की क्लास में जब हम रिव्यू कर रहे थे लास्ट में टॉपिक को, तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि P1 किस पे डिपेंड करेगा, P2 किस पे डिपेंड करेगा, तो आपने मिलकर के हमने जवाब निकालने की कोशिश की थी। कल सब बच्चे आए थे ना क्लास में? हाँ, क्लास में रहना है, क्लास को रेगुलर देखना है। अगर आपको क्लास कभी भी बीच में से नहीं देखनी है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्लास हमेशा देखनी है, स्टार्टिंग से ही देखनी है, तब बेहतर समझ में आती है। चलो जी देखते हैं। तो जो आपका द्रव 1 था, जस्ट अ मिनट, द्रव 1 विलयन में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका आंशिक दाब आएगा, ये अपन समझ चुके थे। क्योंकि द्रव 1 अगर ज्यादा होगा विलयन के अंदर तो बेटा उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, अगर उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी तो वो दाब ज्यादा लगाएगा, तो वाष्प दाब ज्यादा आएगा। अगर द्रव 2 ज्यादा हुआ तो द्रव 2 का वाष्प ज्यादा बनेगी, द्रव 2 की वाष्प ज्यादा बनेगी तो उसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा। तो किसका कितना अंश है इस पर डिपेंड करेगा कि वाष्प दाब कितना है। एक विलयन में किसी अवयव का अंश कितना होता है उसको डिफाइन करते हैं साक्षी अपन मोल अंश से, है ना सुंदरम, याद आया? मोल अंश से अपन उसको डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे P1 जो है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। अगर मैं आपसे कहूँ इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा काम की चीज़ कौन सी है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे टॉपिक में आपको कौन सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो यही है। राउल्ट का नियम भी यही है कि द्रव एवं द्रव के से बनने वाले द्रवीय विलयन के लिए, द्रव विलायक से बनने वाले द्रवीय विलयन के लिए किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मूल अंश के समानुपाती होता है। इसी को अपन कहते हैं राउल्ट का नियम, और मैंने आपको कॉमन सेंस से समझाया, रटवाया नहीं है। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा? X2। तो बस ये स्टेटमेंट को लैंग्वेज में लिख दो ना, तो वही बन जाता है राउल्ट्स का नियम। अच्छा, अब इसके आगे मैं जो भी करूंगा वो केवल मैथमेटिक्स होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। आप सभी को पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, सभी को पता है। कांस्टेंट क्या आएगा ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है। तो अब इसके आगे जो मैं लिखूंगा उसको आपको प्यार मोहब्बत से मानना पड़ेगा। आपको जितने सवाल पूछने थे, एक बच्चा पूछ रहा है बिट्टू कि सर हेनरी का रूल और राउल्ट के नियम में क्या अंतर है? मेरे दोस्त, हेनरी का नियम गैस का द्रव में घुलने पर लगता है और राउल्ट का नियम द्रव द्रव के घुलने पर लगता है। दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे नीट और जेई की पढ़ाई लगभग सेम होती है, कंसेप्ट सेम होते हैं, टॉपिक सेम होते हैं, बट अगर नीट क्लियर करते हैं तो आप मेडिकल में जाते हैं और जेई क्लियर करते हैं तो आप इंजीनियरिंग में जाते हैं। डिफरेंस है, भले ही सिलेबस सेम है। यहाँ सभी बोर्ड्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बट आपके एग्जाम्स का नेचर अलग अलग है। दैट्स लाइक जैसे यूपी बोर्ड का अलग है, एमपी बोर्ड का अलग है, इस तरह से ना। तो हाँ, आपके मन में ये सवाल आएगा, यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि राउल्ट का नियम जो है और हेनरी का नियम एक जैसा दिख रहा है, बट हाँ दोनों में डिफरेंस विलियन का है। दूसरी बात, यहाँ पे सर अपन कौन कौन से विलियन ले सकते हैं? यहाँ पे आप सारे विलियन ले सकते हैं, बस 2 कंडीशन है। जिनको मिला रहे हैं वो उड़ने चाहिए, मतलब उनकी वाष्प बननी चाहिए ताकि उनका वाष्प दाब आ सके। दूसरी चीज, जिनको मिला रहे हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए।
किसी प्रकार का आकर्षण नहीं करने चाहिए, किसी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं करने चाहिए। अच्छा सर, अगर कर लिया तो आगे पढ़ेंगे कि कर लेते हैं तो क्या होता है, वो अगला टॉपिक है। पर अभी अपन इसको मना कर रहे हैं कि अभी आप नहीं कर सकते, जब अपन राउल्ट के नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। जैसे ये समानुपातिकता का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा एंड द नेम ऑफ दैट कांस्टेंट इज P1 नॉट। मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। यहाँ कांस्टेंट क्या आया है, यहाँ कांस्टेंट आया है P1 नॉट। P1 नॉट क्या है आपको पता है ना, जब ये द्रव वन शुद्ध अवस्था में था तो इसका जो वाष्प दाब हुआ करता था वो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट आया है, नियतांक की तरह आया है। इसका कंसेप्ट से कनेक्शन नहीं है, कंसेप्ट तो यहाँ खत्म हो गया, राउल्ट का नियम इस स्टेटमेंट में खत्म हो गया। अब जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है वो राउल्ट ने एक्सपेरिमेंट से निकाला था। जैसे मैं आपको बोलूं कूलाम के नियम के अंदर काम की बात क्या है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या आपके काम का नहीं है K के बारे में आप डायरेक्ट याद करते हो, K कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, बस P1 नॉट आपको सुना सुना लग रहा है, इसलिए आपको इसके प्रति एक अटैचमेंट फील हो रहा है कि मैं इसको भी समझ लूँ, बड़ी समझने लायक चीज़ है नहीं। इधर P2 इज इक्वल टू वॉट, अब तो आपने इमेजिन कर लिया होगा, है ना, बुद्धि वैसे बहुत तेज चलती है तुम्हारी। तो P2 नॉट x2, दैट्स इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रेशर कितना होगा तो क्या बोलोगे, सर P1 प्लस P2। भाई दो ही लोग हैं, दोनों प्रेशर लगा रहे हैं। ये कितना है P1 नॉट x1, ये कितना है P2 नॉट x2, दैट्स इट। ये हो गया आपके पास टोटल प्रेशर। अब आप जो थोड़ा बहुत लिखना है वो लिख लो, ये चीज़ ऐड कर लो। मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ अभी, है ना, मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ। इतना अपनी कॉपी में जो नोट्स आप लिख रहे थे उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लीजिए। फिर हम एक बार बढ़िया सी लैंग्वेज गनशाला से मैच आउट भी कर लेंगे, आपको समझा भी देंगे। नोट्स साथ साथ बनाते हुए रखें, पानी की बोतल लेकर के बैठें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको हल्की हल्की नींद भी आ सकती है, दैट्स अ कॉमन थिंग। और अभी आपने पढ़ना शुरू ही किया है तो पानी की बोतल साथ में लेके बैठें, बीच बीच में तो थोड़ा पानी पीते रहेंगे, यू विल फील कंफर्टेबल। ओके, बट मैं आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर क्लास में सच में अलर्ट हैं, सच में आप अपने आप को जगा के रख पा रहे हैं, अगर आप एकदम एक्सट्रीमली फोकस्ड हैं तो इस क्लास के अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अच्छा एक बात बताओ, पुरानी बातें अगर आप भूलते नहीं हैं तो आपको एक बात पता होगी, एक विलियन में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी अवयवों के मूल अंश का योग 1 के बराबर होता है। तो x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो अब यहाँ से आप चाहें तो x1 का मान 1 माइनस x2 रख सकते हैं इधर, या फिर आप चाहें तो x2 का मान 1 माइनस x1 रख सकते हैं इधर, ये आपके ऊपर है। दो फॉर्मूले बन जाएंगे और चलो बनाते हैं। PT बराबर P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। चलो थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल प्रेशर बराबर P1 नॉट, अंदर गया तो P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। टोटल प्रेशर P1 नॉट, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, और P2 x2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो प्लस x2 ऐसे। राइट, तो ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट रीअरेंजमेंट है, इसको लेके इतना दुख नहीं पाना जीवन में, जस्ट एक रीअरेंजमेंट है। अच्छा, तो क्या हम इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए तैयार हैं? चलो लिखो। एक निश्चित ताप पर किसी विलियन के, एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब किसी द्रवीय विलयन के प्रत्येक
वाष्पशील अवयव जो उड़ ही नहीं सकता उसके बारे में क्या बात करेंगे, जो उड़ सकता है उसके बारे में बात होगी ना। तो विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह राउल्ट का नियम है। लैंग्वेज को आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, अगर आपने ढंग से समझा है देन ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर रहेगी। इस ग्राफ को ध्यान से सीखना। बहुत जनता इस ग्राफ में जबरदस्ती कंफ्यूज रहती है। मैं कोशिश करूंगा आपका कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा जो भी आप लिख रहे हैं वो लिखना बंद कर दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए और केवल ध्यान दीजिए स्क्रीन की तरफ। शिवा रजिस्टर पलटना बंद, केवल स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। ईच एंड एवरी पर्सन जस्ट लुक एट द स्क्रीन। विश्वजीत केवल स्क्रीन की तरफ देखो और लिखना बंद कर दो। वेरी गुड, बढ़िया, डन। फैजान क्लास में ध्यान दो। गुड। ध्यान बहुत भटकता है तुम लोगों का, मेडिटेशन किया करो तुम लोग। मैंने एप्लीकेशन बताई थी, फ्री एप्लीकेशन है, जस्ट डू द मेडिटेशन। क्लास में आने से पहले करके आया करो 7 मिनट के लिए, अलर्ट रहोगे एकदम पूरी क्लास में। चलो ग्राफ समझते हैं। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, उसका मतलब समझने की कोशिश करना। द्रव 1 का मोल अंश x1 है, द्रव 2 का मोल अंश x2 है। ठीक, ग्राफ बना रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा ग्राफ है ये। मैं ये बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर x1 का मान 1 है और x2 का मान 0 है, और मैं ये बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पर x1 का मान 0 है और x2 का मान 1 है। तो इसका क्या मतलब होता है, सुनना। x1 प्लस x2 का मान हमेशा 1 के बराबर आता है। अगर दो अवयवों से मिलकर के आपने विलयन बनाया है तो उन दोनों के मूल अंशों का योग कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर x1 1 है और x2 0 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों का योग 1 के बराबर आता है, पर एक पूरी तरह से 0 है, x2 0 है। तो आपने पढ़ तो रखा है, अगर x2 0 है मतलब द्रव 2 का मोल अंश 0 है। द्रव 2 के मोल अंश के 0 होने का मतलब क्या है, द्रव 2 है ही नहीं एक्चुअल में, केवल कौन है, द्रव 1। तो ये वो पॉइंट है जहां पर शुद्ध द्रव 1 उपस्थित है। सही है। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, x1 बराबर 0 है मतलब द्रव 1 गायब, केवल कौन उपस्थित है, द्रव 2, क्योंकि x2 बराबर 1 है। तो x2 का मतलब है द्रव 2 उपस्थित है, द्रव 2 का मोल अंश। यहां पे केवल शुद्ध द्रव 2 है। डन। रिधि कुमारी बाबू को बोल दो, बाद में बात कर लेगा वो, छोटा बच्चा परेशान कर रहा है उसको। छोटे बच्चे बड़े
इंटरेस्टिंग होता है, दीदी भैया को कभी नहीं पढ़ने देते, बीच बीच में आके देखेंगे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, और जब उनकी पढ़ने की उम्र आएगी तो पढ़ेंगे नहीं। तो x1 1 है, x2 0 है। शुद्ध द्रव 1 का अपन को क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे शुद्ध द्रव 1 दे रखा है, यहाँ पे शुद्ध द्रव 2 है। चलो ठीक है, मैंने ऊपर वाले एक्सिस पे प्रेशर ले रखा है, प्रेशर या वाष्प दाब ले रखा है ऐसे। एक बात बताओ, जब मैं इस एक्सिस पे आगे जा रहा हूं तो आपने कुछ नोटिस किया, x1 का मान 1 से 0 हो रहा है, मतलब द्रव 1 धीरे धीरे घट रहा है। x2 का मान 0 से 1 हो रहा है, मतलब द्रव 2 धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वाली कहानी है, अच्छी बात है। अगर मैं इस पॉइंट पर प्रेशर लिखना चाहूं तो इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लिखेंगे, इस पॉइंट पे केवल शुद्ध द्रव 1 है, और शुद्ध द्रव 1 का प्रेशर कितना होता है, शुद्ध द्रव 1 का प्रेशर होता है P1 नॉट, हमने बोल रखा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पर प्रेशर है, मान लेते हैं P1 नॉट, ऐसे इस पॉइंट पर। बढ़िया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं छोटा सा कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर तो केवल शुद्ध द्रव 2 है ना, 1 तो खत्म हो गया, केवल शुद्ध द्रव 2 है, तो शुद्ध द्रव 2 का कितना होगा प्रेशर बताओ, शुद्ध द्रव 2 का प्रेशर कितना होता है P2 नॉट, इस पॉइंट पे कितना होगा P2 नॉट। सर आपको कैसे पता कि P1 नॉट से छोटा है P2 नॉट, मुझे नहीं पता, मैंने तो माना है, मैंने मान लिया है कि शुद्ध द्रव 1 का जो वाष्प दाब है वो ज़्यादा है दूसरे वाले से, ये मैंने माना है। तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। अब तुम्हें लगता है कि ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, तो वैसे मान के ग्राफ बना लेना, मैं तो आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, राइट। चलो, अब आपको पता है विलयन कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, इस जगह से लेकर के इस जगह तक विलयन बना हुआ है, क्योंकि यहां से यहां तक द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है। एम आई राइट? द्रव 1 भी है, द्रव 2 भी है। यहाँ प्योर द्रव 1 है, उसके बाद धीरे धीरे 1 कम हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1 कम हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 2 यहाँ पे आके पूरा 2 हो गया, और यहाँ पे 1 गायब हो गया। तो मैं बोलूँ जस्ट इसके पहले और जस्ट इसके बाद द्रव 1 भी है और द्रव 2 भी है, ठीक है। एक बात बताओ छोटी सी, जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले वाले द्रव का मोल अंश तो कम हो रहा है ना, 1 से कम होते 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 0.5, 0.4, 0.3, 0 हो गया होगा। तो जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो द्रव 1 का जो मोल अंश है वो कम हो रहा है। तो अपन राउल्ट के नियम से जानते हैं कि P1 समानुपाती होगा x1 के। P1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से और यहां तक तो विलयन ही है ना, तो यहां से यहां तक विलयन है। x1 अगर कम हो रहा है तो P1 भी क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इसके ठीक आगे आप ये देखोगे कि द्रव 1 का वाष्प दाब कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। और ये किसको फॉलो कर रहा है सर, ये तो राउल्ट के नियम को फॉलो कर रहा है ना। देखो P1 प्रोपोर्शनल टू x1, इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर x1 का मान कम हो रहा है, इसलिए P1 का मान भी कम हो रहा है। हेलो, खुश हैं जीवन में, समझ आ गया यहाँ तक? चलो, इसका दूसरा वाला ग्राफ कैसे बनेगा, दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इधर देखो, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर x2 तो है ही नहीं, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ x2 का मान 0 है, यहाँ x2 का मान 1 है। मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ वैसे वैसे दूसरा वाला द्रव का मोल अंश बढ़ता जा रहा है। तो अगर दूसरे वाले द्रव का मोल अंश बढ़ता जा रहा है तो उस द्रव का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो दूसरे वाले द्रव का मोल अंश बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता 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 ऐसा चल रहा है। मतलब P2 जो है वो x2 के समानुपाती है, क्योंकि x2 बढ़ रहा है इसलिए P2 बढ़ रहा है। ये देखो, और यहां पर आकर के x2 1 हो गया, मतलब पूरी तरह से शुद्ध द्रव 2 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई P2 नॉट के बराबर। यहाँ पर शुद्ध द्रव 1 था तो वैल्यू की शुरुआत हुई P1 नॉट से, ये वाली स्थिति है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, वापस समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, केवल इस ग्राफ को समझने में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको ये मीनिंग समझ में आना चाहिए कि x1 P1, P1 नॉट, x2 P2 नॉट, P2 ये सब क्या है। इस पॉइंट पे x1 1 है, x2 0 है, मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, दोनों का योग 1 के बराबर आता है, वो अकेला ये है, इसका मतलब यहाँ पे केवल शुद्ध द्रव 1 है। तो क्योंकि यहाँ पे शुद्ध द्रव 1 है तो इस पॉइंट पर प्रेशर होगा P1 नॉट के बराबर। परफेक्ट है।
इस पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, इस पॉइंट पे x2 बराबर 1 है, तो x2 बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे केवल शुद्ध द्रव 2 है, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, केवल शुद्ध द्रव 2 का प्रेशर आएगा। बहुत अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है सर, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, तो x1 का मान कम हो रहा है। अच्छा, अगर x1 कम हो रहा है तो P1 कम होगा, क्योंकि राउल्ट के नियम से जो मोल अंश कम होता है तो प्रेशर उस बंदे का कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, पहले P1 नॉट फुल था, जैसे जैसे P1 नॉट, जैसे जैसे x1 का मोल अंश कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका मोल अंश कम का, उसका प्रेशर कम 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 होता जाएगा। जैसे ही उसका मोल अंश 0 हुआ उसका प्रेशर भी 0 हो गया। डन। उसके बाद क्या हो रहा है सर, सेकंड वाले द्रव का मोल अंश बढ़ रहा है, तो सेकंड वाले द्रव का मोल अंश बढ़ रहा है, तो बढ़ते 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 बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल प्रेशर कैसे देखते हैं, टोटल प्रेशर कैसे देखते हैं, टोटल प्रेशर होगी ये वाली लाइन, ये होगा टोटल प्रेशर, ये होगा टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। सर आपको कैसे पता, देखो जैसे इस पॉइंट पे आपको टोटल प्रेशर चाहिए, तो ये इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें ये जोड़ोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे ना, ऐसे। तो टोटल प्रेशर का मतलब होता है दोनों प्रेशर जुड़ेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको इस पॉइंट पर टोटल प्रेशर चाहिए, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे ये फर्स्ट वाले का प्रेशर है, इस पॉइंट पर ये सेकंड वाले का प्रेशर है, इसमें इसको जोड़ो तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। ये तो ऐसे चल रहा है टोटल प्रेशर। पहली बार जीवन में ऐसा कोई ग्राफ देखा है, मैंने 3-4 बार एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी आपको लगता है वीडियो को रिवाइज करके वो वापस से देख सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड जिन बच्चों को समझ में आ गया। गुड, जस्ट रेज योर हैंड्स। क्लियर? ओके, ड्रॉ कर लो, फिर एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी आसान है, पहली बार देखा ना जीवन में तो अजीब लगता है, हर कुछ चीज़ पहली बार कर रहे हैं ना हम, पढ़ाई इतनी अच्छी से पढ़ाई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट विल टेक टाइम बट हो जाएगा। आयुष्मान क्लियर है? डन बच्चों, तो इट्स जस्ट अ ग्राफ, इसको बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं होना है। और ये ग्राफ हम 3 बार पढ़ेंगे, जब अपन आगे 3 टॉपिक आएंगे, 3 टॉपिक जब आएंगे तो ये ग्राफ 3 बार और रिवाइज होगा। तो जस्ट डोंट वरी, अगर किसी बच्चे को आज थोड़ा सा कम भी समझ में आया है, देन उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, वो रिवाइज कर सकता है वीडियो लेक्चर्स से, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ये है बेटा कि अभी आगे ये ग्राफ 2-3 बार और आएगा, ठीक है? जस्ट डोंट वरी, टाइम देना है थोड़ा सा टॉपिक को, ऐसे एकदम परेशान नहीं होना है। चीज़ें कभी कभी समय लेती हैं, है ना, साइंस है ये और इट विल टेक टाइम, बट आ जाएगा आपको। बेसिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। अब हम पढ़ रहे हैं आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में 2 टुकड़े कर लेने हैं, मतलब फाड़नी नहीं है कॉपी को, अपनी जो पेज है उसके ऊपर ऐसे 2 लाइन, 2 हिस्से कर लेने हैं। कुछ बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, आशीष सर ने बोला था टुकड़े करने हैं, फाड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए लिखें, एक तरफ आदर्श विलयन, जिसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और इस तरफ है अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उनको लिखते चलेंगे साथ साथ, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत ऐसा है नहीं, तो बस आप मेरे साथ साथ लिखते चलें, मैं आपको साथ साथ ही समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है? चलिए, जिन बच्चों के पास ग्रंथशाला है वो सेम पेज नंबर 1.24 पे देख सकते हैं। आपको नीड लगता है लिखने का तो आप लिखें, अदरवाइज़ आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रंथशाला से भी नोट्स कंटिन्यू कर सकते हैं जिनके पास ग्रंथशाला है, बस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं वो या तो आप ग्रंथशाला में मार्क कर लेंगे या फिर कॉपी में लिख लें तो बेटर है, इट्स ओके, जैसा आप चाहें, राइट? आदर्श विलयन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि राउल्ट का नियम क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा है ना कि हर एक, अगर आप द्रव प्लस द्रव का विलयन बनाते हैं तो किसी भी द्रव का
जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इस इक्वेशन को जो फॉलो करता है, इस नियम को जो पालना करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो हम लिखते हैं, चलिए नोट कीजिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, अच्छा, अगर मान लो कोई विलियन है जो राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है, ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं। आदर्श विलियन कहलाते हैं। तो ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आदर्श विलियन बोलते हैं। अब आदर्श विलियन के लिए क्या क्या होता है देखिए, आपको पता है जैसे अपन किसी द्विअंगी विलयन के लिए लिखें, द्विअंगी विलयन ही पढ़ रहे थे अपन अभी ना। द्विअंगी विलयन का मतलब होता है जिसमें दो अवयव हों। तो अभी अपन ने दो द्रवों को मिक्स करके पढ़ा था, आप कहीं मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि हमने ये जो एग्जांपल्स लिए थे, ये जो था ये द्विअंगी विलयन के लिए लिए थे। आपके कोर्स में भी यही है, दो लोगों को मिक्स करना है, जिसमें द्रव 1 था द्रव 2 था, ठीक है। चलिए, तो द्विअंगी विलयन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो जब भी राउल्ट का नियम फॉलो होगा तो तीन इक्वेशंस साथ में ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगी द्विअंगी विलयन के लिए। कौन सी तीन इक्वेशन है बेटा, द वेरी फर्स्ट इक्वेशन इज कि P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट x1, पहली चीज ये फॉलो होगी। दूसरी चीज P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, दूसरी चीज ये फॉलो होगी। P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तीसरी चीज ये फॉलो होगी। आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहता है जीवन, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, मतलब ऐसे विलयन जिनके लिए दो लोगों को आपने मिलाया, आप जल्दी से लिख लो, दो लोगों को आपने मिलाया, P1 नॉट x1 के बराबर नहीं है, P2 नॉट x2 के बराबर नहीं है, और P टोटल P1 प्लस P2 के बराबर नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, देखो दो केस हो सकते हैं। अब यहाँ से अगर दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं हैं तो क्या हो सकता है, या तो बड़ी हो सकती है या छोटी हो सकती है। तो दो केस ये हो सकते हैं कि P1 बड़ा हो P1 नॉट x1 से, P2 बड़ा हो P2 नॉट x2 से, और अगर ये दोनों बड़े होंगे तो फिर P टोटल बड़ा होगा P1 प्लस P2 से। यदि ऐसा होता है तो गड़बड़ है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, P1 छोटा, जब बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, है ना, लॉजिकल बात है। तो P1 छोटा होगा P1 नॉट x1 से, P2 छोटा होगा P2 नॉट x2 से, P टोटल छोटा होगा P1 प्लस P2 से। देखो अब आप बात को समझने की कोशिश करना, जब कोई विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है तो उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन में भी दो कैटेगरी है, प्रेशर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर प्रेशर ज़्यादा आता है तो हम इसको कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और इसे क्या कहते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, अभी हमारा टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन। ओके, जस्ट नोट इट डाउन। अभी आ रही है? ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, अपन सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। मान लो द्रव ए है, द्रव बी है, और द्रव ए और बी को मिलाकर के हमने ए बी विलयन बना दिया। तो ये द्रव है, ये द्रव ए है, ये द्रव बी है, और ये बन चुका है विलयन। ध्यान से सुनना, द्रव ए में आपस में अणुओं के बीच में कोई ना कोई आकर्षण प्रतिकर्षण हो सकता है। मैं उसको एक सिंपल नाम दे रहा हूं, अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि ना हम आकर्षण बोले ना हम प्रतिकर्षण, हम बस ये बोल रहे हैं कि वो आपस में जैसे भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। तो ए और ए के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है, ऐसे ही पहले बी था अलग से, तो बी और बी के बीच की जो अन्योन्य क्रिया थी, बी और बी के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है ना, और लास्ट में बन गया ए बी। तो ए बी के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है, मैंने आपको एक बात बोली थी, पता है क्या? कि आप जब द्रव ए को द्रव बी में मिला रहे हो या द्रव वन को द्रव दो में मिला रहे हो, तो वो आपस में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं कर रहे, ना आपस में किसी प्रकार का प्रतिकर्षण कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जैसे आप सब लोग एक ही क्लास में बैठे हो, बट आप सब लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। कोशिश करके देख लो, ना आप एक दूसरे को चैट कर सकते हो, ना आप दूसरे से बात कर सकते हो। तो आप सभी आपस में बैठ करके जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक दूसरे से काइंड ऑफ स्वतंत्र हैं, राइट? तो वैसे ही जो ए और ए की पहले अन्योन्य क्रिया थी, जो बी और बी की पहले अन्योन्य क्रिया थी, इनको मिक्स करने के बाद भी अन्योन्य क्रिया वही है। ना तो ए और ए के बीच की जो अन्योन्य क्रिया थी वो बढ़ गई, ना ए और ए के बीच की कम हो गई, ना बी और बी के बीच की बढ़ गई, ना बी और बी के बीच की कम हो गई। जितनी पहले थी उतनी अभी, इससे तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। द्रव वन अपने आप में आराम से उड़ रहा है, द्रव टू अपने आप में आराम से उड़ रहा है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रही। आदर्श विलयन है। जस्ट नोट इट डाउन। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और अगली क्लास में बेहतर समझ में आएंगे। अब इधर क्या होगा, अगेन आई एम हैविंग द एडवांटेज। इसमें क्या होगा, इसमें अन्योन्य क्रियाएं बराबर नहीं होंगी। अनादर्श विलयन में अन्योन्य क्रिया बराबर नहीं होगी। अन्योन्य क्रिया बराबर नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। किस प्रकार की दिक्कत होगी? या तो धनात्मक विषम होगा या ऋणात्मक विषम होगा। ये अपन फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि बराबर नहीं होगी तो दो केस बनेंगे, ये ज़्यादा होगी या फिर ये ज़्यादा होगी। अब किस में कौन सा ज़्यादा होगा वो हमें कल पढ़ना है। आज तो हम बस आदर्श और अनादर्श विलयन के बीच का अंतर पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? लिख लीजिए थर्ड पॉइंट। जब अपन विलयन बनाएंगे
विलयन बनने के पूर्व एवं विलयन बनने के पश्चात विलयन बनने के पूर्व एवं विलयन बनने के पश्चात आयतन परिवर्तन शून्य होगा। ग्रंथशाला में लैंग्वेज नहीं लिखी तो आप ये लिख लो साथ में मेरे साथ साथ, है ना, ठीक रहता है। और इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अन्योन्य क्रिया क्या होता है? अन्योन्य क्रिया एक कॉमन वर्ड है जो बस ये बताता है कि दो लोग आपस में कैसे कनेक्टेड है। उसमें आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है, वॉन डेर वाल बल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, उसको अपन अन्योन्य क्रिया कह रहे हैं। राइट, ठीक है अंशु, समझ में आ रहा बेटा? पक्का? ओके। तो विलयन बनने के पूर्व एवं विलयन बनने के पश्चात आयतन परिवर्तन शून्य। मतलब सुनना ध्यान से, पहले समझ लो फिर आराम से लिखना। डेल्टा वी जो है मिश्रण का वो 0 है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डेल्टा का मतलब होता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में चेंज, परिवर्तन। ये अगर 5 ml था, ये अगर 5 ml था तो विलयन कितना बना? 10 ml। परिवर्तन कितना हुआ आयतन का? सर दोनों का मिलाकर के पहले आयतन था 10 ml, अभी भी 10 है, परिवर्तन हो गया 0। सही है ना? पहले दोनों का मिला के 10 था, अभी भी 10 है, परिवर्तन 0। यहां क्या होगा? यहां पर विलयन बनने के पूर्व में विलयन बनने के पश्चात आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले दिमाग में आता है सर ये आयतन कैसे बढ़ जाएगा या आयतन कैसे कम हो जाएगा, परिवर्तन कैसे हो जाएगा? सुनो, अगर इनके बीच की अन्योन्य क्रिया सेम रहती है, अन्योन्य क्रिया का मतलब आकर्षण, मान लो तुम थोड़ी देर के लिए, अगर इनके बीच का आकर्षण सेम रहता है तो जितना ए और ए अभी इतने दूर थे, यहां भी उतने ही दूर रहेंगे। विलयन में भी जहां ए के पास ए होगा वो उतना ही दूर होगा। मतलब जितनी जगह यहां घेर रहे थे ये, जितनी जगह ये घेर रहा था, उतनी जगह ये दोनों विलयन में घेरेंगे, तो आयतन सेम आ जाएगा, परिवर्तन 0 आ जाएगा। पर अगर मैं आपको बोलूं कि विलयन में आकर के ए और ए के बीच का आकर्षण बढ़ गया, भाई परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अंतर आ गया ना। अब बढ़ेगा कि घटेगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। मान लो बढ़ गया, विलयन में जाते ही अगर ए और ए दूर हो गए तो पहले से ज्यादा आयतन घेरेंगे, तो आयतन बढ़ जाएगा। आयतन क्या होता है? कोई भी द्रव कितनी जगह घेरता है उसी को तो आयतन बोलते हैं। तो अगर आकर्षण कम हो गया तो आयतन बढ़ जाएगा। और मान लो ऐसा हो गया किसी रीजन से कि विलयन में जाने के बीच बाद में इनके बीच का आकर्षण बढ़ गया, अगर आकर्षण बढ़ गया तो पास में आ जाएंगे, पास में आ गए तो पहले से कम जगह घेरेंगे। तो जितना पहले अन्योन्य क्रिया थी उतनी अगर बाद में रहती है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अन्योन्य क्रिया बदल गई, अब दो तरह से बदल सकती है, या तो पास आ गए या दूर हो गए, दोनों ही केस में आयतन चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डेल्टा वी मिशन विल बी 0, विल नॉट बी 0 हियर, या 0 नहीं होगा। हेलो, सुनीता विलियम्स जी को वापस लाने के मिशन के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो इतना सीरियस टॉपिक नहीं है जितनी आप शक्ल बना के बैठे हो। बड़ा आसान सा टॉपिक है, आया समझ में? रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, है ना। कल तुमको जाना है, एस्ट्रोनॉट थोड़ी हो तुम सारे के सारे। सुबह जाना है तुम्हें, बैठ करके सूट पहन के, टेंशन में बैठे हो, आराम से बैठो, रिलैक्स होके पढ़ी तो रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ 3 कर लेना। चलिए 4। अरे हंसते मुस्कुराते पढ़ लेंगे पूरे साल, क्या दिक्कत है, खुश होके पढ़ो, पढ़ना तो है ही। मैंने तुम्हें नहीं पढ़ने का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। ये बैच ज्वाइन करके फंस गए तुम लोग। पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, छोड़ तुम सकते नहीं हो, क्योंकि छोड़ दोगे तो फिर वापस घूम के यहीं आना पड़ेगा अक्टूबर नवंबर में रफ्तार के अंदर। तो मतलब तुम बंदी बना लिए गए हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम बंधक हो सारे के सारे। चलो पढ़ो, तो खुश होके पढ़ लो, पढ़ना तो है साल भर, है ना। विलियन, अब देखो विलियन बनने के पूर्व, या ऐसा सिंपल एक लाइन में लिख देता हूँ, एंथैल्पी परिवर्तन 0 होगा। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ये मान करके पढ़ा रहा हूँ कि आपने कक्षा 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि जब हम बैच ले रहे थे आप, तो आपने टीम को कॉल करके यही पूछा था, कई बच्चों का सवाल यही था कि आशीष सर 11वीं के बेसिक्स तो बता देंगे ना, क्योंकि हमने 11वीं बर्बाद कर दी। ये सवाल पूछ करके आप बैच में आए हैं तो ठीक है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है सुनिए, एंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा,
सिंपल सी बात है। मैं आपको आपके जीवन का एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे दो लोग जो एक दूसरे के दोस्त हैं, जब वो साथ में बैठते हैं तो चीज़ें शांत होती हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, पढ़ाई अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, तो ऊर्जा कम हो जाती है ना। अगर मैं कमरे के बाहर खड़ा होकर सुनूं तो मुझे ऐसा फील होगा कि यार ये लोग लड़ तो नहीं रहे, कम से कम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में अगर दो लोग दोस्त हैं चुपचाप बैठेंगे, मास्टर को दिक्कत नहीं होगी, ऊर्जा कम रहेगी सिस्टम की, एंथैल्पी नेगेटिव होती है, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा नेगेटिव होगी। अगर मान लो दो लोग दुश्मन है, तो अगर दो लोग दुश्मन है तो चीचा करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो उससे ऊर्जा बढ़ेगी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि दो लोग ना दोस्त हैं ना दुश्मन है, तो आप बोलोगे पड़े ऐसे पत्थरों की तरह दोनों, कुछ नहीं कर रहे। इन दोनों का जो आकर्षण पहले था, यहां भी वही है, तो ना आकर्षण बढ़ा है ना आकर्षण कम हुआ है। तो जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी ऊर्जा अभी है, तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना है? जीरो है। जैसे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा सर, ये ऊर्जा को एंथैल्पी क्यों कहते हैं? इसको समझने में समय लगेगा, आप तो आपके काम का भी नहीं है, वो 11वीं क्लास की बातें हैं। जो आशा बैच के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स मेरे साथ, अभी आप लोड मत लो, आपको एंथैल्पी बराबर ऊर्जा, खत्म, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पे या तो वो पास आएंगे या वो दूर जाएंगे। अगर वो पास आए तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, दूर गए तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो प्रतिकर्षण वाले लोगों को पास में रखने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। दो लोग अगर भयंकर लड़ाई, आपके घरों में होता होगा ऐसा, अगर दो लोगों के बीच में आपके घर में नहीं बनती है, तो एक इंसान की जिम्मेदारी तो यही होती है जो इस बात का ध्यान रखे कि दोनों आपस में ना लड़ें, राइट? क्योंकि हमेशा उसको तैयार रहना पड़ता है कि जैसे ही लड़ाई शुरू होगी मुझे बीच में जाके पकड़ना पड़ेगा किसी एक को, तो राइट। तो बिल्कुल वैसे उसकी हमारी ऊर्जा और लगती है उनको साथ रखने के लिए, इसलिए ऊर्जा देनी पड़ती है दो लोगों को जो आपस में लड़ते हैं उनको साथ रखने के लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे कि सर कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होगा बेटा, है ना। यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होगा, बस मैं इतना बोल सकता हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। ऐसा, डन, दैट्स इट। बाकी इनके एग्जाम्पल्स हैं, अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप एक एक एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी उठाना, उसमें से ढूंढ करके लिखना। सर हमारे पास तो एनसीईआरटी है ही नहीं, हमने खरीदी ही नहीं। ग्रंथशाला में एक आध एग्जाम्पल है वो देख लेना। सर हमारे पास ग्रंथशाला भी नहीं है, तो एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, चैप्टर को जैसे ओपन करेंगे, वहाँ पे एनसीईआरटी की पीडीएफ डाली हुई है आप लोगों के लिए, उस पीडीएफ को ओपन करना, आज पढ़ करके देखना थोड़ा बहुत, क्या पता मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो एक बार पढ़ करके चेक कर लेना, आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, और इस बहाने आप कुछ नया भी सीख लोगे। तो दो दो एक एक एग्जाम्पल यहाँ से और यहाँ से उठा करके चेक कर लेना। कभी कभी ऐसे कर लिया करो, एनसीईआरटी आप ही लोगों की किताब है, पढ़ लिया करो कभी ऐसे ना, और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खासकर पढ़ लिया करो। और जो बच्चे आशा बैच के नीट के बच्चे हैं ना, उनको मैं एक सलाह दूंगा, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपनी अगली क्लास का समय हो रहा है, और कल संडे है, कल बैठ के अच्छे से अपने बैकलॉग वगैरह को फिनिश कीजिएगा, समय का सदुपयोग कीजिएगा। जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है वो भी अपने टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिएगा, और बैकलॉग को फिनिश कीजिएगा, बस यही बोलूँगा। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले की किसी चैप्टर की नॉलेज नहीं चाहिए, तो जिसने भी लेट ज्वाइन किया है इस चैप्टर को पढ़ सकता है आराम से। अभी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं, सुबह से शाम तक ठान के बैठोगे, हर एक एक घंटे के गैप पे एक एक लेक्चर भी देखोगे, तो आराम से 8 9 10 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सॉल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ लेना है, एप्लीकेशन में सिस्टमेटिक अपलोड हो ही रखा है, उठाया वीडियो पढ़ना शुरू कर दिया, दैट्स इट, डन। और अच्छे रहा करो, बढ़िया से पढ़ाई किया करो। ये वीक तुम्हारा कैसा गया, कम्युनिटी पोस्ट पे यूट्यूब पे पूछा जाएगा, बता देना, तुम्हारा मन करता है तो, है ना, अगर तुम्हें समय मिलता है। और रिवीजन करना अच्छे से। कल का दिन यूट्यूब चलाने के लिए नहीं है, कल का दिन इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं है, कल का दिन दोस्तों से बात करने के लिए नहीं है कि आज हम फ्री हैं तो चलो कुछ बातें हो जाएं, इन सब के लिए संडे नहीं होता है। संडे होता है खुद को रिकवर करने के लिए, जो 5 दिन हमसे गलतियाँ हुई हैं, 6 दिन हमसे गलतियाँ उसको ठीक करने के लिए संडे होता है, राइट। चलो, और बढ़िया है। इस संडे तो मैं संडे गपशप नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि कल थोड़ा सा शेड्यूल दूसरे तरीके का है। कल जेई के बच्चों का पेपर आ रहा है ना 7 दिन बाद में, तो मेरे उनके साथ सेशंस होंगे कल, तो आपका सेशन नहीं हो पाएगा संडे गपशप का। बट नेक्स्ट वीक से आपके संडे गपशप के सेशंस होंगे, जिसमें आपको खुली छूट दी जाएगी, जो बोलना है आप बोलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हो, और कोशिश करूँगा मैं कि आप लोग
जो चैट में लिखना चाहते हैं वो चैट में लिख सकते हैं। कहाँ पे? अपना जो टेलीग्राम पे है वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी कुछ सकता है तो आप बात कर सकते हो। बाकी जीवन में इतना कम चीज़ पड़ी है अभी तो, और इतने अच्छे से पड़ी है कि ज़्यादा डाउट आने नहीं चाहिए। फिर भी अगर आते हैं तो देखते हैं। चलो मिलते हैं फिर इसी क्लास में। नमस्कार, टेक केयर, खुश रहा करो बस।